चिराग पासवान एक ऐसा युवा नेतृत्व या यूं कहें कि एक ऐसा चेहरा जो वर्तमान में बिहार में बहुत तेजी से उभरता हुआ है। और ये चेहरा जो कि पीएम मोदी का भी बहुत विश्वास पात्र बन चुका है। और ये नाम अब कोई अनजाना नाम नहीं रहा, बल्कि अब जिस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत, सोची समझी राजनीति के तहत ये नाम आगे बढ़ रहा है, उसी के कारण अब इन्हें नई नई जिम्मेदारियां मिलने लगी है। और एक बड़ी जिम्मेदारी जो अगर कहें कि परोक्ष तरीके से, क्योंकि कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी एनडीए या यूं कहें कि पीएम मोदी ने चिराग पासवान को सौंप दी है। और ये जिम्मेदारी ऐसी है कि अगर चिराग पासवान इसे, जैसा कि हर बार वो करते आए हैं, सही से निभा पाए तो इस बार उनके नाम का डंका बच जाएगा। तो आखिरकार वो बड़ी जिम्मेदारी क्या है और किस तरीके से वो आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा था, उन्हीं दिनों चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि इस बार एनडीए की सरकार तो बनेगी ही, 175 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग आ ही रहे हैं, और इस चुनाव के बाद मैं अपने पार्टी के विस्तार में जुट जाऊंगा। उस वक्त ये माना जा रहा था कि चलिए ये इनका अति आत्मविश्वास होगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये बात निकल करके सामने आने लगी है कि उस संदेश के पीछे का बड़ा मतलब, बड़े मायने क्या थे। क्या उन्होंने खुद ये बात कही थी या फिर किसी के इशारे पर ये बात कही? तो अब जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, उससे अब ये साफ होने लगा है कि चिराग पासवान की भूमिका केवल बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। केंद्र में तो मंत्री हैं ही, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी उनकी भूमिका बड़ी की जाएगी। और ये केवल चिराग पासवान की मर्जी नहीं है, बल्कि ये मर्जी है बीजेपी के आला कमान की। तो किस तरीके से वो भूमिका अदा करने वाले हैं, वो उनके तमाम बयानों को जब आप बहुत ही तल्लीनता के साथ सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि चिराग पासवान का निशाना कहाँ है और किसके इशारे पर वो काम कर रहे हैं। फिलहाल एक बयान उनका आया है, बहुत ताज़ा बयान है बाबरी मस्जिद को लेकर के, जो कि ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बनाया जाएगा। टीएमसी के नेता के द्वारा ये दावा किया गया है। अब उस पर चिराग पासवान का ये बयान आता है कि बाबरी मस्जिद को कहीं भी बना देने से मुस्लिम तबके का सम्मान हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुसलमानों का सम्मान करना है तो उनके हक व हुकूक की बात की जानी चाहिए, उनके शिक्षा की बात की जानी चाहिए, उनके बेहतर जीवन की बात की जानी चाहिए, ना कि बाबरी मस्जिद को आप कहीं बना देने से उनका आप सम्मान कर देंगे, उनको आप उनका वाजिब हक दिला देंगे। क्योंकि जो जीवन स्तर को सुधारने की जो चुनौती है उसका पालन किया जाना चाहिए, इस तरीके का एक संदेश दिया चिराग पासवान ने। उसके बाद से चर्चाएं शुरू हुई कि आमतौर पर चिराग पासवान इस तरह के बयान देने के लिए नहीं जाने जाते हैं। विकासवादी सोच है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अवधारणा लेकर के आगे बढ़े। जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार इस संदेश के पीछे का मायने क्या है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं, झारखंड में हमारा 1 विधायक है, बिहार में अब हमारे 19 हो गए हैं, यानी कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसी श्रृंखला में अब पश्चिम बंगाल का नंबर भी आ सकता है। अब यहीं से सोचिए कि कैसे समीकरण बदला और कैसे उनके जो संदेश के मायने हैं कैसे बदलने लगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है, और
आने वाले दिनों में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, खास तौर से बीजेपी ने अब ये बात समझ ली है कि बिहारियों के बीच में अब चिराग पासवान एक उभरता हुआ चेहरा है। कई बार तो कयास यहां तक लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के लोगों का भरोसा बढ़ा है चिराग पासवान के प्रति, उससे ये साफ होने लगा है कि जहां भी बिहार के लोग हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, जहां दिल्ली में पूरब के कई सांसद मौजूद हैं और एक बड़ा तबका है बिहारियों का, उसी तरीके से एक बड़ा तबका पश्चिम बंगाल में भी है। और पश्चिम बंगाल में इन्हीं बिहारियों को साधने की जिम्मेदारी अब चिराग पासवान को दे दी गई है। तो क्या वो अपने पार्टी के उम्मीदवार वहां पर खड़े करेंगे? जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर अपने प्रत्याशी खड़े करूं और मेरा जो दल है वो चुनाव लड़े। अब जैसे एनडीए की इच्छा होगी उस हिसाब से मैं आगे काम करूंगा। लेकिन यह तय है कि अगर एनडीए ने मुझे वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए कहा तो मैं बिहारियों के बीच में जरूर जाऊंगा और एनडीए के लिए काम करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशियों को वहां से जिता के ला पाऊं, ऐसी मैं कोशिश जरूर करूंगा। अब इस बीच में अब सवाल ये उठता है कि ये बात केवल क्या बिहारियों तक सीमित है? तो ये बाबरी मस्जिद वाला जो बयान दिया वो क्यों दिया? तो आपको मैं पहले पश्चिम बंगाल का समीकरण समझाऊं कि पश्चिम बंगाल में 70% आबादी हिंदुओं की है और 30% आबादी मुसलमानों की है। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो ये जो हिंदू वोटर हैं उसमें से 50% तो बीजेपी के पाले में आए और 39% जो है वो गए टीएमसी के पाले में और बाकी जो वाम दल हैं उनमें गए। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो केवल 7% मुसलमान बीजेपी के खेमे में गए और 75% मुसलमान टीएमसी के खेमे में गए, यानी कि पूरी तरीके से मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो गया। 38% जो मतदान इनके फेवर में हुआ बीजेपी के, यानी कि 38% वोट प्रतिशत उनका था, उससे वो महज 72-75 के आसपास वो सीट जीत पाए, 77 सीट जीत पाए। और यही अगर हम टीएमसी की बात करें तो उनको लगभग 48% वोट मिला और खुल करके उन्होंने सरकार बनाई, 200 से ज़्यादा सीट लेकर के आए। अब ये जो 10% का गैप है जिसके कारण बीजेपी इतना पीछे रह गई और टीएमसी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली, इस गैप को कैसे भरा जाए? और यहीं पर शुरू होता है, कई मुद्दे शुरू होते हैं। यहाँ पर पलायन का भी मुद्दा है, क्योंकि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि वहाँ से जो हिंदू मजदूर हैं वो पलायन करने लगे हैं, जो बाहर से वहाँ पर बसने के लिए आए थे वो पलायन करने लगे हैं। अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ से बिजनेसमैन जो भी हैं वो भी पलायन करने लगे हैं। तो चिराग पासवान ने जिस तरीके से बिहार में पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाया था, बिहार में उद्योग को बड़ा मुद्दा बनाया था, अब वही छवि चिराग पासवान को पश्चिम बंगाल में भी बनानी है। और उसके कारण जो है एनडीए को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है और चिराग पासवान को इस तरह की रणनीति बनाने के लिए खुली छूट दे दी गई है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश में भी यही रणनीति अपनाने की छूट दी गई है। और यह सब कुछ डिपेंड करेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अब चिराग पासवान चाहते हैं कि वहां पर उनकी भागीदारी हो और कम से कम बिहार से सटे हुए जो इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, उन जिलों में चिराग पासवान का बढ़िया इस्तेमाल करने वाले हैं एनडीए के नेता। और ये माना जा रहा है कि वहाँ पर योगी का जादू तो चलता ही है, साथ ही जो यूपी और बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर चिराग पासवान कोई बड़ा करिश्मा कर सकते हैं। साथ ही जो एनसीआर का इलाका है, गाजियाबाद, नोएडा, जहाँ पर की बड़ी तादाद में प्रवासी के तौर पर बिहारी मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी चिराग पासवान का सिक्का चल सकता है। और दिलचस्पी भी दिखाई है चिराग पासवान ने कि यहाँ पर अगर एनडीए की तरफ से मौका मिला तो मैं भी 2-4 अपने प्रत्याशी यहाँ पर खड़े करूँगा। लेकिन कुल मिलाकर के चिराग पासवान के पास अभी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, जहां पर कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं, दोनों जगह पर एक बड़ी भूमिका निभानी है। और ये भूमिका निभाने में अगर वो सफल हो जाते हैं, जिस तरीके से बार बार वो स्ट्राइक रेट की दुहाई देते हैं, अगर यहाँ दोनों जगहों पर उनकी मदद से एनडीए को बेहतर चुनाव परिणाम मिल जाते हैं तो
चिराग पासवान का कद बढ़ना बहुत लाजमी है और साथ ही उनका जो एक तरीके से कह दें कि रूपांतरण हो रहा है धीरे धीरे, अब वो कट्टर हिंदूवादी छवि की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको उठाने में वो गुरेज भी नहीं कर रहे, क्योंकि पहले वो पिछड़ों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, महादलितों की बात करते थे, वंचितों की बात करते थे, लेकिन अब वो एक तरीके से जो हिंदुत्व को उसके ध्रुवीकरण की बात है, सनातन का जो मुद्दा है उसको भी उठाने में वो परहेज नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह से उनके पिता से उनको जो विरासत मिली थी, पिता ने कभी भी इस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत प्रमोट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा वो आस्था जैसी चीज़ें नहीं अपने साथ रखते थे। लेकिन आपने देखा होगा चिराग पासवान जिस तरीके से रुद्राक्ष अपने हाथ में लपेटे हुए नज़र आते हैं, कलावा लपेटे हुए नज़र आते हैं, गले में माला नज़र आता है, सिर पे तिलक नज़र आता है, तो उससे ये भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, हिंदुत्व का वो पुरजोर समर्थन करते हैं और विकास के मुद्दे पर भी वो इसी तरह की राय रखते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों में वो एनडीए के स्टार प्रचारक के तौर पर नज़र आए और अपनी भूमिका को बखूबी वहाँ पर निभाते हुए नज़र आए और उनका कद बड़ा होता हुआ नज़र आए। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।